Success Point Coaching by DK De Workaso. नमस्कार, मैं डी के दिवाकर, आप सभी को फिर से स्वागत है। तो चलिए एक नए उत्साह और उमंग के साथ एक नया दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित सारा टाइप को देख लिए थे और त्रिभुज से संबंधित जितना प्रॉब्लम था सारे प्रॉब्लम को कर लिए थे, ठीक है। और आप लोग को अगर क्वेश्चन मिले किसी किताब से तो आप बनाइए, जो प्रॉब्लम फंसे उसको फिर बताइए आप लोग, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज से संबंधित कुछ चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज किस टाइप का होगा? तो चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, उसी को चतुर्भुज कहेंगे। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को ही चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। सिंपली चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। अब डिफरेंट चतुर्भुज में हम लोग अलग अलग फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूला से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं रेक्टेंगल में यानी कि आयत में। तो आयत क्या होता है उसको देख लीजिए। आयत, इसका इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत का बनावट क्या होता है? तो एक ऐसी आकृति या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर हो, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और समांतर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर और समांतर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, इसी को हम लोग आयत कहेंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आयत का क्षेत्रफल, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो आधार गुने ऊंचाई, तो ऊपर से जब परपेंडिकुलर नीचे डला हुआ है तो ये ऊंचाई ही होगा एक तरीके से, तो लंबाई गुने चौड़ाई हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई, इसको, ठीक है। ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप तो 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एल और ए 2l हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, तो 2l प्लस 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी विकर्ण होगा एक ऐसा, दो विकर्ण होगा और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो विकर्ण, इसका इंग्लिश होता है डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो अगर डायगोनल निकालना है, मान लीजिए ये डायगोनल निकालना है, दोनों डायगोनल बराबर होता है, तो इसीलिए डायगोनल निकालने के लिए ये वाला अगर आकृति देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का लंबाई क्या, या फिर कर्ण कैसे निकालते हैं? तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये विकर्ण निकल गया। तो एक आयत में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये आयत का हो गया। फिर हम लोग स्क्वायर में देखते हैं यानी कि वर्ग में। दूसरा स्क्वायर, इसका इंग्लिश हिंदी होता है वर्ग। वर्ग, तो वर्ग का क्या होता है बनावट? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, उसे ही हम लोग वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का अगर कोई भुजा को ए लेते हैं तो सारा भुजा ए ही हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, ए गुना ए इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं
भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, तो 4 इंटू ए, मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण, जिसको डायगोनल कहते हैं, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो ये वाला विकर्ण है। विकर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, हम लोग लिखेंगे ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि 2a स्क्वायर का रूट अंडर, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 इंटू ए, और इसी को लिखते हैं रूट 2 इंटू भुजा, रूट 2 इंटू भुजा। तो ये वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परिमाप 4 गुने भुजा हो जाएगा, और विकर्ण रूट 2 इंटू ए, यानी कि रूट 2 गुने भुजा हो जाएगा। यह हुआ स्क्वायर। जल्दी जल्दी में हम लोग कराते हैं, क्योंकि आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग को देखना है। वृत्त त्रिभुज से संबंधित जो सेंटर हम लोग को पढ़ना है, बड़ी मज़ेदार टॉपिक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखा आयत और वर्ग। अब आगे देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा समांतर हो एवं बराबर हो। आमने सामने का भुजा समांतर हो एवं बराबर हो, ठीक है। जैसे ये दोनों समांतर है एवं बराबर है, ये भी दोनों समांतर है एवं बराबर है, लेकिन कोण समकोण नहीं होना चाहिए, तब जाके ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है, या फिर आधार गुने ऊंचाई, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आधार गुना ऊंचाई, ये। और इसका परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2l प्लस p, ये इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक। रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। बस एक झलक ये सब देख लीजिए, ऐसे भी पढ़े होंगे, लेकिन एक झलक देख लीजिए, कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फार्मूला। अगर अभी ध्यान से देख लेते हैं इस चीज़ को, तो कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसको रोम्बस कहेंगे, किसको पैरेललोग्राम कहेंगे, कौन आयत होगा, कौन वर्ग होगा, और कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। रोम्बस कैसा होता है, तो रोम्बस एक वर्ग टाइप का होता है जिसको चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, लेकिन समकोण नहीं होता। यहाँ पे वर्ग में क्या था कि समकोण था, और यहाँ पे समकोण नहीं होगा, यही रोम्बस कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये भुजा को एल लेते हैं तो ये भी भुजा एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ये चारों भुजा बराबर है तो एल हो जाएगा। लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है और बराबर काटता है, ठीक है। समकोण भी काटेगा और बराबर भी काटेगा, ये रोम्बस का। अगर ये विकर्ण को हम लोग D1 लिखेंगे और इस विकर्ण को अगर D2 लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, रोम्बस का क्षेत्रफल हाफ और इंटू D1 और इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, यही रोम्बस का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और इसका परिमाप तो वही हो जाएगा 4 गुना भुजा l, इसको लिखेंगे 4 गुना भुजा आई, भुजा यानी कि l कैसे निकालेंगे, तो d का हाफ ये हो जाएगा d/2, D1/2, और ये हो जाएगा D2/2,
और इससे समकोण त्रिभुज अप्लाई करके हम लोग कर्ण निकालेंगे। ये भुजा किसी समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण अगर दिया हुआ है तब उससे भुजा निकालने के लिए बोला जाए तो हाफ d1² प्लस d2² का ऋण करके हम लोग उसका भुजा निकाल सकते हैं। कीजिए, ठीक है। ट्रेपीजियम, जिसका हिंदी होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? तो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, सिर्फ दो भुजा इसमें समांतर होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजा समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो ऐसा करते हैं, ये अगर मान लीजिए इस भुजा को हम ए मान लेते हैं और इस भुजा को बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज में चार भुजा है लेकिन सिर्फ दो भुजा समांतर है, ए और सी, और सभी भुजा का मान अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो मेरा फार्मूला होगा, सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट, ठीक है। तो किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई, क्या लिखेंगे? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि a प्लस सी गुना h, ठीक है। अगर इसे भाषा में लिखा जाए तो भाषा में लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। अब इसका अगर परिमाप निकालना हो तो इसका परिमाप जो चारों भुजा है वो जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर चारों भुजाओं का योगफल। तो ये हम लोग अभी तक चतुर्भुज देख लिए, ठीक है। चतुर्भुज में सारा टाइप देख लिए। चतुर्भुज में सबसे पहले आयत देखे, फिर वर्ग देखे, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और फिर समलंब चतुर्भुज। तो ये सब चतुर्भुज का प्रकार था। और इससे रिलेटेड जो क्षेत्रफल, अगर कोई आकृति दिया जाए और उसका क्षेत्रफल निकाला जाए, निकालने के लिए पूछा जाए, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूले पे जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है सर्कल, उसे भी देख ही लेते हैं, ठीक है। और सर्कल देखने के बाद फिर हम लोग आगे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वृत्त त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, वो सब टॉपिक को देखेंगे, है ना। बड़े मज़ेदार टॉपिक है, खूब मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सर्कल देखना बहुत ज़रूरी है। सर्कल जब तक नहीं जानेंगे तब तक फिर उसको पढ़ने में बहुत परेशानी होगा। इससे सर्कल को एक बार देख लेते हैं। वृत्त यानी कि सर्कल। तो वृत्त क्या होता है? किसी बिंदु से खींची गई एक ऐसा बिंदु पथ, किसी बिंदु से खींची गई एक ऐसा बिंदु पथ जिसकी दूरी हर जगह समान हो या फिर बराबर हो, उसे वृत्त कहेंगे। जैसे इस बिंदु, ये इसे केंद्र कहेंगे, इसी बिंदु से खींचा गया एक वृत्त है और इस वृत्त का हर जगह लंबाई जो है वो बराबर होगा इस केंद्र से इसकी दूरी, तो इसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो वृत्त में एक केंद्र होता है और एक त्रिज्या होता है जो आपस में बराबर होते हैं, और एक व्यास होता है, ठीक है। ये व्यास होता है जिसे हम लोग डी कहते हैं। तो ये इसे हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या।
और इसे हम व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r, ये लिख सकते हैं। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है, या फिर त्रिज्या व्यास का आधा भी होता है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका परिधि क्या होगा? तो परिधि सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसको, परिधि को, और इसको p इज इक्वल टू 2 पाई आर। जहाँ पे पाई क्या है? तो जहाँ पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं, या फिर कहीं कहीं पे हम लोग को डेसिमल में लेना पड़ता है 3.141, ऐसे करके लेते हैं, या फिर कहीं कहीं इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग 22/7, जनरली 22/7 लेते हैं, या फिर 3.14 करके लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये वृत्त हो गया, और वृत्त से संबंधित उसका क्षेत्रफल और परिधि निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी से आगे हम लोग देखते हैं वलय, यानी कि दो वृत्त, एक ही केंद्र से अगर दो वृत्त खींच दिया जाए और दोनों का त्रिज्या अगर असमान हो, अलग अलग हो, तो फिर उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और वो कौन सा आकृति बनाएगा? तो उसी को हम लोग वलय कहेंगे, ठीक है। तो वलय का निर्माण कैसे हो सकता है? एक ही केंद्र से एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ, ठीक है, दो वृत्त हुआ। एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया और दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक जो रिंग का निर्माण कर दिया, ये रिंग है, ठीक है, उसी को हम लोग रिंग या फिर वलय कहते हैं। तो बाहरी जो बड़ा वाला वृत्त है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं त्रिज्या, और जो छोटा वाला वृत्त है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है वलय का क्षेत्रफल। ये वाला वलय होता है, ये वाला वलय, जिसे रिंग कहते हैं, रिंग। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो रिंग का क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल अगर घटा लिया जाए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही रिंग का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ पे अगर पाई कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये निकला मेरा, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यही वलय का क्षेत्रफल होता है। अब लास्ट चीज बच गया जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो देख लेते हैं, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिटा दे सेक्टर, जिसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। इस सेक्टर क्या होता है? तो किसी भी वृत्त में कोई एक भाग, कोई एक खंड का क्षेत्रफल निकालना। जैसे ये अगर थीटा डिग्री से ये एक सेक्टर काट लिया जाएगा, इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या होगा फॉर्मूला? तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन पूरा वृत्त का निकालना नहीं है, हमें थीटा डिग्री का निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो अब भी हम लोगों ने क्या देखा कि चतुर्भुज से संबंधित और वृत्त से संबंधित सारे फार्मूला को हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, जैसे परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक, परिवृत्त, अंतःवृत्त, ये सब वृत्त खींचने का तरीका बताएंगे। और फिर जब वृत्त जब खींचा जाएगा तो फिर उसका त्रिज्या निकालेंगे या फिर उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। और जितना से जितना हो सके अब रेगुलर हो जाइए, आप लोग कंटिन्यू करके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है जिसके वजह से वीडियो डालने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है अभी, ठीक है। एक वीडियो को डालने में 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा लग रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा लेट से आपको वीडियो मिल पाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा परेशानी है, वो आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप लोग, ठीक है। जब भी वीडियो जाए आप लोग देखिए, सबको बताइए और भी लोग देखें, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।